नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस के बारे में। इससे पहले हमें एक चीज को समझना है जो कि होता है फ्रिक्शन। इसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। फ्रिक्शन कहां पर एक्ट करता है? फ्रिक्शन मूवमेंट के अपोजिट एक्ट करता है। मान लीजिए जो मूवमेंट है इस तरफ है, तो मूवमेंट हम यहां पर ले लें, तो फ्रिक्शन कहां पर एक्ट करेगा? बिल्कुल इसके अपोजिट एक्ट करेगा। ये तो हमें पता है। यही जो कंसेप्ट है यहां पर यूज होगा। अब हम यहां पर पोर्टर गवर्नर का केस ले लेते हैं। पोर्टर गवर्नर के केस के लिए हम यहां पर वर्टिकल एक्सिस ले लेते हैं जो कि स्पिंडल का एक्सिस है, और यहां पर एक पाइवट पॉइंट P है जो कि स्पिंडल एक्सिस से कनेक्टेड है इस आर्म के थ्रू, और यहां पर ये बॉल है, और ये जो है लोअर लिंक कह लीजिए, और यहां पर ये किससे कनेक्टेड होता है? हमारा ये स्लीव से कनेक्टेड होता है। तो यहां पर ये क्या होती है? स्लीव। तो स्लीव की जो मूवमेंट होती है वो अप और डाउन होती है। कब? जब यहाँ पर स्पीड इंक्रीज होती है तो ये अप की तरफ जाती है, जब स्पीड डिक्रीज होती है तो डाउन की तरफ जाती है। स्पीड इंक्रीज डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि जो स्पिंडल है वो इंजन से कनेक्टेड होता है गियर मैकेनिज्म के थ्रू, तो वहां पर ये जो स्लीव है वो फ्यूल सप्लाई रेगुलेट करने का काम करती है। ये सब कुछ गवर्नर का काम है, पहले हम देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए पोर्टर गवर्नर के अंदर अगर हम सिर्फ अभी स्लीव की बात करें, इस स्लीव की बात करें, इसकी अप और डाउन मूवमेंट होगी जैसे ही स्पीड यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर स्लीव का कुछ वेट भी होगा, मान लीजिए W है वो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो स्लीव है इस तरह से, जो इसका वेट है वो W है, और जो मूवमेंट है वो इसकी डाउन है, यानी कि स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है। ये ध्यान से समझिएगा, स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है। तो स्पीड डिक्रीज होगी, इसकी मूवमेंट डाउन की तरफ होगी। अगर इसकी मूवमेंट डाउन की तरफ होगी तो मान लेते हैं W क्या है? जो टोटल लोड ऑफ द स्लीव है, या ऑन द स्लीव कह लीजिए। यहाँ पर ये W1 हम कह लेते हैं। यहाँ पर पोर्टर गवर्नर के अंदर यहाँ पर भी वेट होता है स्लीव के ऊपर, तो वो पूरी फिगर जो है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही स्पीड डिक्रीज होगी, जो W1 है तो वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। टोटल W निकाल रहे हैं, यानी कि जो मूवमेंट है स्लीव के नीचे की तरफ है, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो इसको नीचे नहीं आने देगा, यानी कि वो इस मोशन का अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा, इसका मतलब क्योंकि इसकी मूवमेंट नीचे की तरफ है स्पीड डिक्रीज होने के कारण, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम एक फोर्स लगा लेते हैं एफएस फोर्स लगा देते हैं। एफएस फोर्स क्या है? जो कि फोर्स रिक्वायर्ड है स्लीव के ऊपर फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो तभी तो मूवमेंट होगी यहाँ पर, तभी तो ये नीचे आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम W की बात करें, यहाँ पर ये टोटल जो W होगा वो किसके बराबर होगा? W1 प्लस FS के बराबर होगा। ये आप समझ गए? या फिर W1 की बात करें तो किसके बराबर हो जाएगा? FS इस तरफ आ जाएगा, W माइनस FS के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर है कि फ्रिक्शन अपोज करेगा मूवमेंट का। अब एक और यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। यहाँ पर हम W ले लेते हैं जो वेट ऑफ द स्लीव है। अब इसकी मूवमेंट अप की तरफ ले लेते हैं। मूवमेंट अप है, अप मूवमेंट है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है किस तरफ एक्ट करेगा? फ्रिक्शन फोर्स तो इस तरफ एक्ट करेगा। वेट इसका कहां पर एक्ट करेगा? ये W1 लिया था, ये W2 ले लेते हैं। ये तो नीचे ही एक्ट करता रहेगा, क्योंकि वेट तो है नीचे की तरफ ही एक्ट करता रहेगा, लेकिन यहाँ मूवमेंट अप होने के कारण फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम फोर्स क्या लगा रहे हैं? FS, जैसे यहाँ पर लगाई थी, जो कि स्लीव पर रिक्वायर्ड है इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ पर इस W की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब W2 इस तरफ है, FS उस तरफ है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? W2 माइनस FS आ जाएगा। W2 इस तरफ है, FS उस तरफ है, या कहें जो W2 की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? W प्लस FS आ जाएगी। इतना क्लियर है हमें कि ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। ये नोट रखनी है आपको वैल्यू। अब यहाँ पर W1 की जगह, यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह आप लिख सकते हैं M1 इंटू जी। W की जगह क्या लिख सकते हैं? M इंटू जी, और ये क्या है? FS। इसी तरह से W2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? M2 इंटू जी। W की जगह तो आ जाएगा M डॉट जी, और यहाँ पर ये क्या है? FS। तो ये इक्वेशन आप लिख लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब एक दूसरी फिगर देख लेते हैं। ये तो हमने सिर्फ स्लीव की बात की है। अब यहाँ पर जो बॉल होती है वो भी तो बाहर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगती है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इसीलिए इसके ऊपर जो है अंदर की तरफ एक कंट्रोलिंग फोर्स भी लगती है जो कि इसको कंट्रोल करती है।
जैसे कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं। और आप यहाँ पर एक सेकंड फिगर ले सकते हैं जो कि स्प्रिंग लोडेड गवर्नर की है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्प्रिंग लोडेड गवर्नर में क्या था, हमारे पास एक बॉल होती थी और ये जो बॉल थी कहां पर लगी होती थी, एक बेल क्रैंक लीवर हमारे पास होता था। आपके ध्यान आ जाएगा जब हम इस फिगर को कंप्लीट करेंगे इस तरह की। तो यहाँ पर एक रोलर होता था और ये जो रोलर होता था ये स्लीव के साथ अटैच होता था, इस तरह से यहाँ पर ये स्लीव होती थी। तो इस तरह से ये जो बेल क्रैंक लीवर था इसकी मूवमेंट के साथ, यानी कि जब बॉल मूव करती थी तो बेल क्रैंक लीवर मूव करता था और जो स्लीव है अप डाउन मूवमेंट करती थी। अगर हम यहाँ पर एक सेंट्रल एक्सिस ले लें, इस तरह से एक सेंट्रल एक्सिस ले लें, तो यहाँ पर एक स्प्रिंग भी लगा होता था, तो इसलिए इसको स्प्रिंग लोडेड गवर्नर बोला है। पोर्टर गवर्नर के अंदर तो यहाँ पर वेट होता है, यहाँ पर एक वेट हम लेते थे, इस तरह से वेट लेते थे, तो यहाँ पर ये स्प्रिंग लगा होता था। आपके ध्यान आ गया होगा, इस तरह से स्प्रिंग, इसलिए स्प्रिंग लोडेड गवर्नर इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। देखिए जैसे ही बॉल जो है, यहाँ पर देख लेते हैं, जो बॉल है हमारे पास इसकी हम जो है कंट्रोलिंग फोर्स को देखेंगे तो FC हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो कंट्रोलिंग फोर्स है जो कि हमने बात की अंदर की तरफ होगी, अगर स्पीड इंक्रीज करती है, स्पीड इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो बॉल जो है बाहर की तरफ आएगी, बॉल की मूवमेंट बाहर की तरफ आ गई, और तो मूवमेंट बाहर की तरफ आई तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो अंदर की तरफ एक्ट करेगा। ये ध्यान दीजिए कि जो बॉल की मूवमेंट जो है बाहर की तरफ आई तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है अंदर की तरफ एक्ट करेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं ये मूवमेंट है, तो ये इस तरह से मूव कर रहा है, हमने देखा फ्रिक्शन अंदर की तरफ है। कंट्रोलिंग फोर्स कहाँ पर एक्ट करेगी, जो हमारी अंदर की तरफ है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ थी तो कंट्रोलिंग फोर्स तो अंदर की तरफ एक्ट करती है। तो कंट्रोलिंग फोर्स को हम ले लेते हैं यहाँ पर कि ये FC1 है जो अंदर की तरफ एक्ट कर रही है। अब यहाँ पर FC1 अंदर की तरफ एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम एक फोर्स का यूज करते हैं, इसको हम बोल देते हैं FB, इसको FB बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाई है, ये जो FB हमने दिखाई है कि जब स्पीड इंक्रीज करेगी बॉल बाहर की तरफ आएगी, फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, इसको ओवरकम करने के लिए ये फोर्स हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन कंट्रोलिंग फोर्स तो अंदर की तरफ ही रहती है, जैसे कि हमने वेट देखा था वो नीचे की तरफ ही रहता है। तो यहाँ पर ये फिगर बनेगी। दूसरी फिगर बना लेते हैं, अगर स्पीड जो है डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज हुई, अब देखिए ये जो बॉल है डिक्रीज होने के कारण इस तरफ इसकी मूवमेंट होगी, तो ये मूवमेंट है, M से इसको डिनोट कर देते हैं। कंट्रोलिंग फोर्स जो होगी इसको FC2 बोल देते हैं, वो तो अंदर की तरफ होगी ही। मूवमेंट इस तरफ है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन हमारा इस तरफ लगेगा। फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, इसको ओवरकम करने के लिए जो कि फोर्स हमें रिक्वायर्ड है वो किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी, जो कि FB है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम कंट्रोलिंग फोर्स की बात करें, यानी कि यहाँ पर FC की बात करें, स्पीड इंक्रीज के लिए बात करें, तो यहाँ से कंट्रोलिंग फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, FC की वैल्यू अगर हम देखें जो कंट्रोलिंग फोर्स की वैल्यू है वो FC1 माइनस FB आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा FC1 माइनस FB आ गई, या फिर यहाँ से FC1 की वैल्यू को निकालते हैं, वो क्या आ जाएगी FC प्लस FB, किसके लिए, स्पीड इंक्रीज के लिए। ये तो आप समझ गए होंगे। दूसरा डिक्रीज के लिए, अगर हम कंट्रोलिंग फोर्स की बात करें, जो कंट्रोलिंग फोर्स है वो अब यहाँ पर किसके बराबर रहेगी, FC2 के अंदर है और FB भी अंदर है, तो यहाँ पर ये FC2 प्लस FB के बराबर आ जाएगी। और FC2 की वैल्यू को निकालें इस FC2 की, तो ये क्या आ जाएगी, FC माइनस FB आ जाएगी। ये आप समझे। तो FC1 की वैल्यू को नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, और FC2 की वैल्यू को नोट कर लीजिए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। एक बात और ध्यान रखनी है, नोटेशन यहाँ पर चेंज हो सकती है बुक में, यानी कि जैसे इंक्रीज के लिए हमने यहाँ पर FC1 लिया है, आप इंक्रीज के लिए FC2 भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डाउन के लिए W1 लिया था, इसी तरह से डिक्रीज के लिए आप यहाँ FC1 ले सकते हैं। अगर एक ही तरह की नोटेशन रखनी चाहिए, यानी कि डिक्रीज के लिए FC1 ले सकते हैं और इंक्रीज के लिए FC2 ले सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन आपके यही बनेंगे क्योंकि फोर्सेस तो इस तरह से ही हम बैलेंस करेंगे। तो नोटेशन जो है चेंज हो सकती है, FC1 की जगह FC2 हो सकती है बुक में आपके, लेकिन एक्सप्रेशन इसी तरह से बनेंगे। चलिए सारी चीजें नोट करने के बाद हम इनको इरेज कर लेते हैं। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं
कि जो पोर्टर गवर्नर के केस में, जैसे पोर्टर गवर्नर हमने लिया है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड से, अगर मूवमेंट निकालें आई के अबाउट, अब वो देखते हैं आई कहां पर बनेगा। अब हमें पता है ये एंगल कितना होता है वर्टिकल के साथ, ये अल्फा होता है। और यहां पर अगर हम वर्टिकल लेते हैं तो यहां पर ये जो एंगल बनता है ये बीटा बनता है। और यहां पर इसको आप क्या लेंगे, fs/2 लेंगे, क्योंकि ये हाफ पोर्शन आप ले रहे हैं। ये fs हमने यहाँ पर क्या लिया है, जो फोर्स रिक्वायर्ड है एट द स्लीव टू ओवरकम फ्रिक्शन। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि fs क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड एट द स्लीव टू ओवरकम फ्रिक्शन। fb क्या है, रेडियल फोर्स रिक्वायर्ड एट ईच बाल। fc क्या है, कंट्रोलिंग फोर्स एट ईच बाल। और w क्या है, टोटल लोड ऑन द स्लीव। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ये चीजें हमने ली है। यहाँ पर कैपिटल बी ले लीजिए। तो अब यहाँ पर fs/2 क्या लिया है, हमने हाफ पोर्शन लिया है, यानी कि जो फोर्स रिक्वायर्ड है एट द स्लीव टू ओवरकम फ्रिक्शन। हमने देखा कि किस तरह से फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो ये चीज हो गई हमारे पास। अब यहाँ पर हमें पता है कि fb जो है वो बाहर की तरफ एक्ट करती है। जो fb है यानी कि जब स्पीड जो है इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए क्या होगा, फ्रिक्शन अंदर की तरफ होगा, fb जो है बाहर की तरफ होगी। तो हम यहाँ पर ये अभी ले रहे हैं केस। तो और यहाँ से इस सेंटर ऑफ द बॉल से यहाँ तक का जो रेडियस होता है वो हम r लेते हैं। और जो हाइट ऑफ द गवर्नर की बात कर ले, यहाँ से यहाँ तक वो h से हम डिनोट करते हैं। इसी तरह से इसके अंदर दिखा देते हैं कि ये fb है हमारे पास, इसको हम यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है इसको हम x ले लेते हैं, और इसको हम यहाँ से यहाँ तक ही y ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, वही fs/2 होगा, जो कि हमने अभी डायग्राम देखा था। तो इस तरह से हम ये दोनों डायग्राम ले लेते हैं। अब हम इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड के थ्रू पोर्टर गवर्नर के अंदर पहले निकालते हैं जो मूवमेंट है। तो इसको हम और फर्दर जो है इस लाइन को जो है फर्दर आगे बढ़ा लेते हैं। इस तरह से ये फर्दर आगे बढ़ा लेंगे इसको, और इस लाइन को यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा लेंगे। ये भी फिगर हमने पहले डिस्कस की थी। जब हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे यहाँ, और जब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे यहाँ, तो ये आई पॉइंट हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम ये डी पॉइंट ले लेते हैं, ये एम पॉइंट ले लेते हैं। अब देखिए अल्फा एंगल है तो यहाँ पर कितना होगा, ये भी अल्फा एंगल होगा। यहाँ पर ये बीटा एंगल है तो यहाँ पर ये कितना एंगल होगा, ये भी बीटा एंगल होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ये अल्फा एंगल यानी कि एक ही लाइन पर है ये एंगल। तो इस तरह से एंगल हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम मोमेंट निकालते हैं अबाउट जो पॉइंट आई है, यानी कि जो इंस्टेंटेनियस सेंटर हमने आई लिया है। तो यहाँ पर देखिए जो FV है ये इस तरफ है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम B बोल देते हैं, क्योंकि बॉल का पॉइंट है तो B बोल देते हैं। तो फोर्स जो है इस तरफ है, इसके परपेंडिकुलर आर्म क्या है, B इंटू M। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो FV होगा इंटू BM होगा हमारा, यानी कि FV इंटू ये BM हम ले लेंगे। ये किसके बराबर होगा हमारा, अब ये यहाँ पर है इसके अबाउट ले रहे हैं, यानी कि ये जो है फोर्स लाइन है, जैसे कि इसको आगे खींच लें इस तरह से, और इसके अबाउट ले रहे हैं इस पॉइंट आई के अबाउट। तो ये FB हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये BM हो गया। अब यहाँ पर ये FS/2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ID है, यानी कि FS इंटू I इंटू D ये लिख सकते हैं, FS इंटू I इंटू D ये लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें FB इंटू BM, तो यहाँ पर FS और जो ID की जगह है, ID की जगह IM प्लस MD लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं IM प्लस MD, ये हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो BM है इसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो FV की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, FS, यहाँ पर FS/2 है, ये जो है FS/2 है, तो ये ध्यान रखिएगा ये FS/2 है। तो FS/2 FB की वैल्यू निकाल रहे हैं, BM इनके साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया यहाँ पर IM प्लस MD डिवाइड बाय BM, ये हो गया, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अगर फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं तो FS/2, अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग यानी कि IM डिवाइड बाय BM कर लेते हैं, प्लस MD डिवाइड बाय BM कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब यहाँ पर FS डिवाइड बाय 2, अब यहाँ पर IM बाय BM, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए IM डिवाइड बाय BM, यहाँ पर एंगल अल्फा है, तो ये क्या आ जाएगा, tan अल्फा, सिंपल है, तो यहाँ से tan अल्फा ही आ जाएगा, प्लस MD बाय BM, ये MD बाय BM, यहाँ पर एंगल कितना है बीटा, तो ये क्या आ जाएगा, tan बीटा आ जाएगा। इतना क्लियर है।
अब यहाँ से tan अल्फा को हम कॉमन ले लेते हैं, fs/2 tan अल्फा ये कॉमन ले लेते हैं tan अल्फा इसमें से, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा प्लस ये क्या आ जाएगा tan बीटा बाय tan अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जो tan बीटा बाय tan अल्फा है इसको हम क्या लेते थे, इसको हम Q मानते थे, Q, तो ये जो है हम Q ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा fs/2 tan अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस Q, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। उसके बाद tan अल्फा की वैल्यू को भी आप लिख सकते हैं। tan अल्फा क्या है हमारे पास, ये है r/h, अगर इस डायग्राम से देखें, इस ट्रायंगल से देखें, ये अल्फा r/h, तो ये भी आप पुट कर सकते हैं। यानी कि ये पूरी जो रिलेशन है fs/2 1 प्लस Q और r/h, ये जो रिलेशन है आपको याद रखनी है, ये इक्वेशन जो है याद रखनी है, इसको हम फर्स्ट नेम दे देते हैं। अब सिमिलरली हम इसके अंदर भी मोमेंट्स को निकालेंगे, तो यहाँ पर जो मोमेंट है वो हम यहाँ पर निकालेंगे इस पॉइंट O के अबाउट। तो चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। तो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर मोमेंट अबाउट O हम ले रहे हैं, तो FB इंटू एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि FB इंटू एक्स आ गया इक्वल टू ये आ जाएगा FS/2 इंटू वाई आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से अगर FB की वैल्यू को निकालते हैं तो FB की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है FS इंटू वाई बाय एक्स, यानी कि ये जो x है ये इस तरफ आ गया और ये 2 था, यहाँ ये भी लिख लेते हैं, तो FS इंटू वाई बाय 2x, तो यहाँ पर FB की वैल्यू ये आई हमारे पास, तो इसको इक्वेशन हम सेकंड ले लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। फर्स्ट हमने देखा था क्या आई थी और ये हमने इक्वेशन सेकंड ले ली। अब यहाँ पर हम कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम बनाएंगे। कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम बनाने से पहले एक छोटा सा बेसिक और क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमने देखा था कि अगर मोमेंट नीचे की तरफ हो, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगता है, और अगर मोमेंट ऊपर की तरफ हो, फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगता है, तो एक तरह से कहें जब तक ये फ्रिक्शन फोर्स ओवरकम नहीं होता तो तब तक मूवमेंट नहीं होती। तो ऐसा आप कह सकते हैं जब तक फ्रिक्शन फोर्स ओवरकम नहीं होगा तब तक मूवमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम तो करना पड़ेगा तभी मूवमेंट होगी, चाहे आपकी वो अप मूवमेंट हो चाहे वो डाउन मूवमेंट हो। इतना क्लियर है। तो इसी तरह से जो कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम है उसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ हमें 3 वैल्यू मिलती हैं कंट्रोलिंग फोर्स की सेम रेडियस ऑफ रोटेशन के लिए। वो क्यों मिलती हैं वो इसी कंसेप्ट के ऊपर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम 2 एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो रेडियस ऑफ रोटेशन है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है वो कंट्रोलिंग फोर्स है, और यहाँ पर हम एक और एक्सिस ले लेते हैं, ये हमारा स्पीड स्केल होता है, ये स्पीड स्केल है जिसके ऊपर आप आरपीएम को दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम जो है 3 तरह की स्पीड ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कौन कौन सी स्पीड दिखाई है, ये जो हमने कर्व दिखाया है ये इंक्रीजिंग स्पीड के लिए है, ये इंक्रीजिंग स्पीड के लिए। ये जो कर्व हमने दिखाया है ये देखिए ये जो है डिक्रीजिंग स्पीड के लिए है, ये हो गई डिक्रीजिंग स्पीड के लिए। और जो ये बीच वाला कर्व है ये जो है मीन स्पीड है, वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पर हम एक रेडियस ऑफ जो रोटेशन है वो ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं जो रेडियस ऑफ रोटेशन है ओ ए है हमारे पास, यानी कि ओ ए हमने रेडियस ऑफ रोटेशन लिया। देखिए ये एक्सिस रेडियस ऑफ रोटेशन का है, तो सेम रेडियस ऑफ रोटेशन हमने ली। तो यहाँ पर हमें 3 वैल्यू मिल रही हैं, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। अब ये 3 वैल्यू हैं क्या, अगर हम स्पीड डिक्रीजिंग की बात करें, जो कंट्रोलिंग फोर्स है वो रिड्यूस हो रही है एक तरह से। अगर कंट्रोलिंग फोर्स यहाँ पर है इस एक्सिस पर, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर लाइन मिला है तो ये क्या है हमारे पास FC1, या जो भी नोटेशन आपने ली थी वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पर मान रहे हैं कि डिक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग स्पीड के लिए हमने FC1 ली थी, वैसे हमने FC2 ली थी वहां, लेकिन इसको आसानी से समझने के लिए वहां भी FC1 आप ले लीजिएगा, जो पहले हमने प्रूव किया था, जो हमने FB के लिए निकाली थी जो कंट्रोलिंग फोर्स। तो यहाँ FC1 हम मान रहे हैं कि डिक्रीजिंग स्पीड के लिए जो कंट्रोलिंग फोर्स है वो डिक्रीज हुई है, सिंपल है। तो स्पीड स्केल पर देखें, इस स्केल पर देखें तो यहाँ से ओरिजिन से एक लाइन जाएगी इस पॉइंट को कट करते हुए, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ आरपीएम जो है यानी कि स्पीड स्केल पर n हमें मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम जो इंक्रीजिंग स्पीड के लिए देखें, इंक्रीजिंग स्पीड के लिए हमें जो कंट्रोलिंग फोर्स की वैल्यू है हम मान लेते हैं कि वो FC2 हमें मिल रही है, और जो कंट्रोलिंग फोर्स है आप देखिए FC1 से FC2 इंक्रीज हुई है। और जो कोरस्पोंडिंग स्पीड है अगर हम ओरिजिन से यहाँ से लेंगे और यहाँ पर कट करेगा
तो वो भी हमें इंक्रीज मिलेगा। अब ये तो हमने फ्रिक्शन के केस में लिए हैं, जब फ्रिक्शन था ये उसके लिए लिए हैं क्योंकि प्रैक्टिकली होता है। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, फ्रिक्शन को हम लेते नहीं, तो जो कंट्रोलिंग फोर्स है हमें ये मिलती है, इसको हम बोल देते हैं Fc। ये कंट्रोलिंग फोर्स हमें मिलती है और जो कोरस्पोंडिंग स्पीड मिलती है स्केल पर वो हमें यहाँ पर मिलेगी। तो किस तरह से मिलेंगी ये, जैसे कि यहाँ से अगर हम लें तो ये हमें मिला, उसके बाद यहाँ से, तो इस तरह से हमें ये कोरस्पोंडिंग स्पीड मिलती है। तो मान लीजिए हम इसको जो है, जो डिक्रीजिंग स्पीड है इसके लिए n डैश मान लेते हैं और जो इंक्रीजिंग स्पीड है उसके लिए n डबल डैश मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। और विदाउट फ्रिक्शन हम मान लेते हैं कि ये n है। अब यहाँ पर देखिए हम देख क्या रहे हैं कि जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन एक्ट करता है, फ्रिक्शन एक्ट कर देगा तो मूवमेंट है वो तो नहीं होगी जब तक फ्रिक्शन को ओवरकम हम नहीं करेंगे। रेडियस ऑफ रोटेशन ओ ए है, सेम ही है हमारे पास ये। और जब ये रेडियस ऑफ रोटेशन ओ ए है तो हमारे पास स्पीड रेंज क्या है, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है, यानी कि इसी के बीच में जो स्पीड रेंज रहेगी। और इसके बीच में स्पीड रेंज कब रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन है हमारे पास जब मूवमेंट नहीं होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अप और डाउन नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। तो इसी रेंज के अंदर सेम रेडियस ऑफ रोटेशन के लिए इसी रेंज में हमें स्पीड तो मिल रही है लेकिन मूवमेंट नहीं मिल रही, अप डाउन मूवमेंट नहीं मिल रही गवर्नर की। इसके अंदर हम गवर्नर स्लीव की बात कर रहे हैं, यानी कि गवर्नर स्लीव की मूवमेंट नहीं मिल रही, यहाँ पर हमें इंक्रीज जो है थोड़ा बहुत जो है स्पीड रेंज मिल रही है जब यहाँ से मूवमेंट होता है। स्लीव की मूवमेंट नहीं मिल रही, किसके कारण से, फ्रिक्शन के कारण से वो नहीं मिल रही। तो यहाँ पर इस गवर्नर को हम क्या बोलेंगे, इनसेंसिटिवनेस जो है, इनसेंसिटिव हम बोलेंगे, या कहें कि गवर्नर की ये इनसेंसिटिवनेस है कि स्पीड रेंज के अंदर स्पीड तो थोड़ी बहुत चेंज हो रही है लेकिन स्लीव की मूवमेंट नहीं हो रही। तो गवर्नर क्या है, इनसेंसिटिव है। सेंसिटिव क्या था कि थोड़ी सी स्पीड चेंज होती थी वो एकदम से अप चला जाती थी स्लीव, या डिक्रीज होती थी तो जो है अप और डाउन मतलब उसमें होता रहता था इंक्रीज और डिक्रीज के साथ। लेकिन यहाँ पर इनसेंसिटिव का क्या मतलब है कि वो मूवमेंट दिखाई नहीं रहा, स्पीड अगर थोड़ी बहुत चेंज होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, उस रेंज के अंदर वो मूवमेंट दिखा ही नहीं रहा स्लीव। तो इसका मतलब गवर्नर क्या है, इनसेंसिटिव है। तो इसको हम इनसेंसिटिवनेस जो है बोलेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास हो जाता है n डबल डैश माइनस n डैश डिवाइड बाय n, यानी कि जो मैक्सिमम जो यहाँ पर हमने स्पीड रेंज दिखी और जो ये हमारी मिनिमम स्पीड रेंज है और डिवाइड में ये n, ये हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। गवर्नर का अगर कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस का फॉर्मूला हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ अगर हम कंट्रोलिंग फोर्स की बात करें उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा की वैल्यू की बात करें तो ये होता है 2 पाई n बाय 60। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं ओमेगा की तो यहाँ पर ये आ जाता है 2 पाई n बाय 60 का स्क्वायर इंटू r। अब ये जो FC है अगर हम यहाँ से बात करें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इस n के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस रिलेशन से अगर हम देखें। और यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप अगर हटाते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं c इंटू n का स्क्वायर। c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन हमारे पास बन जाती है। इसी तरह से हम जो है n डैश और n डबल डैश के लिए भी ये रिलेशन ले सकते हैं। तो यानी कि अगर हम FC1 की बात करें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, cn डैश का स्क्वायर, और FC2 की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, cn डबल डैश का स्क्वायर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब अगर हम इस FC2 में से इस FC1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगी, तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, FC2 माइनस FC1 वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, अब जो C है वो कॉमन आ जाएगा और जो n डबल डैश का स्क्वायर है माइनस n डैश का स्क्वायर है ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर जो FC2 था, आपको याद है FC2 का फॉर्मूला क्या था, वो हमने निकाला था, वो हम लेंगे यहाँ पर FC प्लस FB। अब यहाँ पर देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हमने वहां FC2 का फॉर्मूला FC माइनस FB निकाला था, यहाँ प्लस FB ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर नोटेशन को थोड़ा चेंज किया है। पहले जो ग्राफ बनाया था हम, यानी कि जो डिक्रीज है और जो इंक्रीज है उसके लिए अलग नोटेशन ले रहे हैं। डिक्रीज के लिए हम FC1 ले रहे हैं, इंक्रीज के लिए FC2 ले रहे हैं। तो वो याद रखिए कि हमने जो है इंक्रीज के लिए क्या निकाला था,
तो और डिक्रीज के लिए क्या निकाला था, तो वो हमने वहां पर नोटेशन उल्टी कर दी थी, FC2 FC1 कर दिया था। यानी कि जो डिक्रीज के लिए अगर हम बात करें तो वो हमने FC2 ली थी, लेकिन यहाँ पर जो है हम इंक्रीज के लिए ले रहे हैं, तो ये नोटेशन वहां पर उल्टी जो है आप कर सकते हैं। तो इससे जो है हम सिंपली चल सकते हैं FC1 FC2 लेकर, तो इसलिए ये फॉर्मूले वही रहेंगे, बस हम जो है नोटेशन वहां पर चेंज कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले वही हैं, बस हमने यहाँ पर समझने के लिए इनको थोड़ा चेंज कर दिया है कि वहां पर भी आप स्टार्टिंग में चेंज करेंगे तो सेम नोटेशन लेकर चल सकते हैं। तो ये FC प्लस FB था और ये FC माइनस FB था। कहने का मतलब एक फॉर्मूला हमारे पास FC प्लस FB था, एक FC माइनस FB था। तो इंक्रीज और डिक्रीज की बात है बस स्पीड की, तो वही नोटेशन हम लेंगे, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कर दिया इसको, तो यहाँ पर ये C आ गया और यहाँ पर n डबल डैश का स्क्वायर और ये n डैश का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा 2FB आ जाएगा C, और इस तरफ ये क्या आ जाएगा n डबल डैश का स्क्वायर और n डैश का स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब जो कंट्रोलिंग फोर्स की इक्वेशन थी वो क्या थी, CN स्क्वायर के बराबर थी। थोड़ा फटाफट से करेंगे, तो इस इक्वेशन से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2FB बाय यहाँ FC आ गया, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा n डबल डैश का स्क्वायर n डैश का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पर n का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि C और C ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका फॉर्मूला बनता है, ये क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो आप इसको ऐसे खोल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले को a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आप इसको ओपन कर सकते हैं, और डिवाइड में ये क्या रहेगा n का स्क्वायर रहेगा। अब इसको जो है अलग अलग से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे n का स्क्वायर है, तो इस तरह से n डबल डैश जो है प्लस n डैश डिवाइड में n कर लीजिए, इनटू इसी तरह से n डबल डैश माइनस n डैश डिवाइड में n कर लीजिए, क्योंकि ये n जो है हमने अलग अलग लिख लिया। ये क्यों लिखा है हमने क्योंकि जो n यहाँ पर देखिए, जो n डबल डैश प्लस n डैश डिवाइड बाय 2 है, ये हमारा किसके बराबर होता है, जो मीन स्पीड हो गई, वही है ना, मीन मैक्सिमम प्लस जो मिनिमम है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास मीन स्पीड आ जाती है, यानी कि जो n है। तो ये हम यहाँ पर n की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो n की जगह हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2FB डिवाइड में FC है, और यहाँ पर ये आ जाएगी 2 इंटू n डबल डैश माइनस n डैश डिवाइड में n। तो यहाँ पर जो है इस n की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, कैसे कि देखिए n डबल डैश प्लस n डैश, ये n इस तरफ आ जाएगा यहाँ, तो ये किसके बराबर आ गया 2 के बराबर। ये जो चीज है वो यहाँ पर है, यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, ये 2 पुट कर दिया, सिंपल है। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है यहाँ पर। और कोफिशिएंट ऑफ जो इनसेंसिटिवनेस है, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास n डबल डैश माइनस n डैश डिवाइड बाय n इक्वल टू FB बाय FC आ जाता है। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये जो है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस आ जाता है। यही तो वैल्यू थी कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस की। तो ये जो है इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस आप निकाल सकते हैं। और इसके अलावा और भी केसेस आप ले सकते हैं। और भी केसेस क्या ले सकते हैं, अब ये सारी वैल्यूज जो है नोट रखिएगा। अब अगर पोर्टर गवर्नर की बात कर लें तो कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस क्या होगा उसके केस में। FB की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी उस केस में, FS/2 1 प्लस Q और R/H, यही वैल्यू आई थी। कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस का फॉर्मूला क्या है, n डबल डैश माइनस n डैश डिवाइड में n, और FB/FC यही फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस FB की वैल्यू को पुट कर देना है। जब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा FS/2FC और 1 प्लस Q R/H, ये वैल्यू आ जाएगी। FB की वैल्यू हमने यहाँ पर ये पुट कर देनी है बस। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस आ जाएगा। किसके केस में हमने ये निकाला, पोर्टर गवर्नर के केस में। और यहाँ पर एक और हम केस ले सकते हैं, जब Q की वैल्यू 1 हो। Q की वैल्यू कब 1 होगी, जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो, यानी कि जो 10 बीटा बाय 10 अल्फा है वो क्या आ जाएगा हमारा 1 के बराबर, क्योंकि ये क्या होता है हमारा Q होता है। तो यहाँ पर ये भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो उसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस है वो क्या हो जाएगा, FB की वैल्यू यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी FS इंटू ये R/H हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। इस केस के लिए ले रहे हैं।
किसी भी तरह का केस आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब यहाँ पर n डबल डैश माइनस n डैश डिवाइड बाई n जो कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या था, FV बाई FC। तो यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी FV की, अब ये वैल्यू पुट कर देंगे। FV की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, FS बाई FC इंटू R बाई H। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, FS और नीचे क्या था यहाँ पर FC था ही और R बाई H, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस इस केस के लिए भी आप निकाल सकते हैं जब अल्फा इक्वल टू बीटा हो, ऐसा कह लीजिए, और इसके लिए निकाल सकते हैं जब अल्फा इक्वल टू बीटा ना हो। तो इस तरह से काफी सारे केसेस भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। हार्टलैंड गवर्नर के केस के लिए भी आप बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारी FV की वैल्यू क्या आई थी, उसके अंदर आई थी हमारे पास FS इंटू वाई बाई 2x, यही आई थी हार्टलैंड गवर्नर जो स्प्रिंग लोडेड गवर्नर था। तो इसके लिए भी आप वैल्यू को निकाल सकते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ इनसेंसिटिवनेस है। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये क्या आ जाएगी, FS बाई FC आ जाएगी इनटू जो y बाई 2x आ जाएगी। तो ये वैल्यू बन जाएगी। यानी कि कोई भी केस आप ले सकते हैं, जैसे ये स्प्रिंग लोडेड लिया हमने और ये हमने पोर्टर गवर्नर लिया, तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, FV की वैल्यू क्या है वो पता होने चाहिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।